हुकूमती खिलाड़ी ये दावा करते हैं कि जी अपोजिशन तो ख्वाब में भी हुकूमत नहीं गिरा सकती, और पीटीएम और पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के साथ साथ हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियां भी कर रही है। औरत मार्च में इस्लामी तालीमात का तमस्खर और मजाक उड़ाने की इजाज़त ना दी जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान, मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक इबादत गुजार ने अल्लाह की ज़ियारत के लिए 40 दिन का चिला किया। ये इबादत गुजार दिन को रोज़ा रखता, रात को क़याम करता। एतकाफ़ की वजह से इबादत गुजार शख्स ज़िंदगी और लोगों से कटा हुआ था, उसका सारा वक्त इबादत में गुजरता था। अच्छा, चिले के 36वें रात उस आबिद ने एक गैबी आवाज़ सुनी कि शाम को तांबे के बाज़ार में फ़लाँ तांबे वाले की दुकान पर जाओ और अपनी मुराद हासिल कर लो, जिस पे इबादत गुजार शख्स वक्त से पहले वहाँ पहुँच गया। अच्छा, मार्केट की गलियों में तांबा साज की उस दुकान को ढूंढने लगा। इतने में वो शख्स मार्केट में एक बूढ़ी औरत को देखता है जो तांबे का बर्तन पकड़े हुए थी और उसे हर तांबे वाले को दिखा रही थी, क्योंकि वो बूढ़ी औरत उस तांबे के बर्तन को बेचना चाहती थी। वो इस तांबा साज को बर्तन दिखाती तो वो उसे तोल कर कहता कि इस बर्तन के सिर्फ 4 रियाल ही मिलेंगे। अच्छा, बूढ़ी औरत ये कहती कि मैं इसको 6 रियाल में बेचूंगी। कोई तांबा साज उसे 4 रियाल से ज़्यादा देने को तैयार नहीं हो रहा था। आखिरकार वो औरत एक तांबा साज के पास पहुंची। तांबा साज अपने काम में मसरूफ़ था। बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और इसे 6 रियाल में फ़रोख्त करूँगी, क्या आप 6 रियाल देंगे? अच्छा, तांबा साज ने पूछा कि सिर्फ 6 रियाल में क्यों? बूढ़ी औरत ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है, हकीम ने उसके लिए दवाई का नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबा साज ने बर्तन लेकर कहा कि माँ जी, ये बर्तन बहुत उम्दा और कीमती है, अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 25 रियाल में ख़रीदूँगा। बूढ़ी औरत ने सुनकर कहा कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या तुम मेरी गुर्बत का तमाशा बना रहे हो? जिस पर तांबे वाले ने कहा कि हरगिज़ नहीं, मैं वाकई इस उम्दा बर्तन के 25 रियाल दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 25 रियाल रख दिए। अच्छा, बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई और दुआएं देती हुई जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। अच्छा, इबादत गुजार तांबे वाले और बूढ़ी औरत के दरमियान होने वाली सारी कहानी देख रहा था। जब वो बूढ़ी औरत चली गई तो इबादत गुजार ने तांबे वाले से कहा कि चचा, लगता है कि आपको कारोबार नहीं आता, क्योंकि बाज़ार में तकरीबन सभी तांबे वाले इस बर्तन को तोलते थे। 4 रियाल से ज़्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई और आपने 25 रियाल में से ख़रीदा। तो तांबा साज ने उसका जवाब देते हुए कहा कि मैंने दर हकीकत बर्तन नहीं ख़रीदा, मैंने तो सिर्फ उसके बच्चे का नुस्खा ख़रीदने के लिए उसे पैसे दिए। मैंने 1 हफ़्ते तक इसके बीमार बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए। मैंने इसे इसलिए ये कीमत दी है कि इस औरत को घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। इबादत गुजार शख्स तांबे वाले की बात सुनकर लाजवाब होकर उसको देखता ही रह गया। इतने में गैबी आवाज़ आई कि ए इबादत गुजार शख्स, तू सिर्फ जो चिल्ला काट रहा था और अल्लाह की ज़ियारत का शर्फ हासिल करना चाहता था और नहीं कर सकता। हाँ, अगर तू गिरते हुओं को थामेगा और गरीब का हाथ पकड़ेगा तो अल्लाह पाक तुम्हें ये शर्फ ज़रूर बख्श देगा जो तुम आज तक हासिल नहीं कर सके। अब नाज़रीन, इस हिकायत से सबक हासिल करने वाली जो बात है वो ये है कि हमें सिर्फ अपनी दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत संवारने की भी फ़िक्र होनी चाहिए, और हमें दूसरों की दुनिया का भी कई बार ख्याल रखना चाहिए कि किसी की अगर ज़रूरत आपसे वाबस्ता हो जाए, आपसे जुड़ जाए, और अगर आप उसकी ज़रूरत में उसके काम आ सकते हैं तो बिल्कुल आइए, ज़रा भी देर ना कीजिए। अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करनी है तो हमें अल्लाह की मखलूक से प्यार करना होगा, दूसरों का दुख दर्द बांटना होगा, खुशियाँ बिखेरनी होंगी, दूसरों की ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरने होंगे, फिर जाकर हमें जो दिली सुकून है ना वो मिलेगा, कामयाबी मिलेगी और सबसे बढ़कर हकीकी खुशी मिलेगी। लेकिन सियासत की दुनिया में देखा जाए तो हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने सुकून का सोचता है। अपोजिशन इन दिनों हुकूमत को चलता करने की तरकीबें सोच रही है। अपोजिशन अपने ख्वाबों की ताबीर चाहती है, लेकिन हर बार अपोजिशन के मुख्तलिफ जो मफादात हैं और उनके ख्वाबों की ताबीर के आगे बाकायदा बंद बांध देते हैं, और यूँ हर बार देखा गया कि जो ख्वाब हैं वो रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। हुकूमती खिलाड़ी ये दावा करते हैं कि जी अपोजिशन तो ख्वाब में भी हुकूमत नहीं गिरा सकती। हकीकत की दुनिया में तो अपोजिशन का ऐसा करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। अच्छा, हुकूमती टीम ये दावा भी करती है कि अपोजिशन अब भी अंदर से तकसीम है कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए या फिर ना लाई जाए। अच्छा, हसन खाबर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि अपोजिशन की परेशानियों में रोज़ बरोज़ देखा जाए तो इजाफा हो रहा है, ये बढ़ रही है इसकी परेशानी, और अपोजिशन का अदम एतमाद का जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रह जाएगा, कभी भी पूरा नहीं होगा। और वो कहते थे सियासी बोनों का चाय की प्याली में बर्पा किए जाने वाला तूफ़ान
आखिरी दमों पर है। अच्छा, अपोजिशन के बुलंदो बांग दावे खाक में मिल रहे हो कहते हैं, और हम अपोजिशन को ज़ाती मुफाद और लूट मार के लिए मुल्क की तरक्की और खुशहाली में रोड़े नहीं अटकाने देंगे। अच्छा, अब सियासी बोने का लफ्ज़ जो है वो तकरीबन हर वफाकी वज़ीर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि अपोजिशन में इतनी ताकत ही नहीं है, इतना ज़ोर ही नहीं है कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे सके, और अपोजिशन जो भी सियासत कर रही है वो सिर्फ अपने लिए कर रही है। अवामी सियासत से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं है। ये बात सेनेट में भी अपोजिशन की बार बार शिकस्त देखकर गलत भी नहीं लगती। अच्छा, खैर अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोई कदम उठाए, लेकिन वज़ीर आज़म ने आज से अवामी राब्तों में इजाफा कर दिया है। वज़ीर आज़म साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। सुना आपने वज़ीर आज़म साहब को, इसमें कोई दो राय नहीं कि मंडी बहाउद्दीन वज़ीर आज़म का बहुत बड़ा जलसा था। ये जलसा पैगाम था अपोजिशन के लिए कि वो देख ले कि अवाम अब भी वज़ीर आज़म के साथ हैं, उन्हें अपने वज़ीर आज़म पूरा एतमाद है। और ये जलसा इस बात का पैगाम भी था कि महंगाई को लेकर अवाम को गुमराह करने का खेल बुरे तरीके से फ्लॉप हो गया है। और ऐसे वक्त में जहाँ पेट्रोल 12 रुपये महंगा हुआ, इसके बावजूद अवाम की जलसे में कसीर तादाद में शिरकत इस बात का सबूत है कि अवाम सख्त मुश्किलात के बावजूद इमरान खान के साथ खड़े हैं। शायद ये अवाम की जो बड़ी तादाद थी, कसीर तादाद का ही असर था कि इमरान खान साहब ने बहुत जोश में खिताब किया और सबसे पहले अपनी उस गलती को तस्लीम किया कि उन्होंने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से जाने की इजाज़त दी। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने नून लीग की आला क़यादत को निशाना बनाते हुए कहा कि एक भगोड़ा मियाँ है और एक छोटा मियाँ जिसका दिल बहुत कमज़ोर है। 3 साल से असम्बली डीजल की बजाय सोलर पर चल रही है। अच्छा, मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि जी मेरे पास वीडियो टेप्स है, भला कोई सियासतदान भी टेप से ब्लैकमेल करता है? अपोजिशन वाले सब डरे हुए हैं, मैं नहीं बल्कि ये खुद एक दूसरे को डाकू कह रहे हैं। इमरान खान की कोई कीमत नहीं है, इसलिए ये मेरे खिलाफ निकल खड़े हुए हैं कि मैं इनका हिसाब लूँगा। अच्छा, शहबाज शरीफ बेकसूर हैं तो वो अदालत से टाइम क्यों मांगते हैं? मकसूद चपड़ासी वाला केस चल गया तो फिर शहबाज शरीफ पकड़ा जाएगा। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने अपोजिशन को खुलेआम ललकारते हुए ये तक कह दिया कि वो अपोजिशन के हर मंसूबे पर पानी फेरने के लिए तैयार हैं और अपोजिशन को शिकस्त होगी और ये लोग जेलों में जाएंगे। मैं केसेस से भागा नहीं हूँ, बल्कि मैंने सबूत जमा करवाए और अदालत ने मुझे सादिक और अमीन करार दिया। अच्छा, जो अपोजिशन है ना, वज़ीर आज़म साहब के इस जलसे पर भी तनकीद कर रही है। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, ये ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं। जी, तो सुना आपने शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जी मेरा नाम ख़राब करने के लिए, मेरा इमेज ख़राब करने के लिए साफ़ पानी केस का ढिंडोरा पीटा गया, मुझे किसी और केस में गिरफ्तार करके नैब के अकूबत खाने में रखा गया। साफ़ पानी केस में अल्लाह के करम से तमाम लोग बरी हुए हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि मियाँ साहब कौमी असम्बली का इजलास क्यों मुलतवी किया गया, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कौमी असम्बली का इजलास मेरी वजह से मुलतवी किया गया क्योंकि फ़र्द जुर्म की तारीख 18 फरवरी की थी। उन्होंने ये भी कहा कि FIA ने दरख्वास्त दी कि समाअत की तारीख 17 या फिर 19 फरवरी कर दी जाए। उनका मकसद था कि मैं 18 को बहाना बनाऊंगा कि कौमी असम्बली का इजलास है, इसलिए मैं अदालत पेश नहीं हो सकता। अच्छा, अदालत ने FIA की दरख्वास्त खारिज की तो हुकूमत ने असम्बली सेशन की तारीख ही तब्दील कर दी। हुकूमत का इरादा था कि आज फ़र्द जुर्म आयद करवाएंगे, लेकिन अल्लाह मालिक है। अच्छा, साहबी ने जब शहबाज शरीफ साहब से अदम एतमाद से मुतालिक सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब ये दिया कि अदम एतमाद की तहरीक का वक्त आने पर बताया जाएगा। अब हुकूमत तो कहती कि अपोजिशन को खुद ही नहीं पता कि अदम एतमाद की तहरीक आनी भी है या फिर नहीं आनी है। अब ऐसे में शहबाज शरीफ को कैसे पता हो सकता है कि अदम एतमाद की तहरीक आखिर किस दिन आएगी और कैसे वो वक्त बता सकते हैं। अच्छा, और शहबाज शरीफ साहब के इस जवाब से ये अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं कि जी अब तक अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक के लिए मुकम्मल तैयारी करने में नाकाम रही है, लेकिन मरियम नवाज़ ये कहती कि मान जाने से ये जो तहरीक है ये कामयाब तरीन हो जाएगी। ज़रा सुनिएगा। ये तो सुना आपने मरियम नवाज़ को। मरियम नवाज़ ने इमरान खान साहब पर तनकीद करते हुए कहा है कि एक एक पैसे का हिसाब देना होगा, इनको लंदन भागने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अब मरियम के इस बयान के बाद मरियम पर यह तनकीद हो रही है कि कम अज़ कम मरियम ये बात मान गई हैं कि जो मुल्क को लूट कर फ़रार होता है वो लंदन में पनाह ढूंढता है, और ये काम मरियम के वालिद साहब ने भी किया। खैर, मरियम नवाज़ ने इमरान खान पर रिवायती अंदाज में एक बार फिर से बाउंसर बरसाए और कहा कि इमरान खान ने 3-4 साल सिर्फ इंतकाम पर तवज्जो मरकूज़ रखी। इमरान खान से सवाल दुनिया और आखिरत में भी होगा, उन्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, मरियम ने अदम एतमाद की तहरीक पर इत्तेहादी जमातों को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अवाम की आवाज़ पर लब्बैक कहें, इत्तेहादी जमातें हों या कोई और, सबको अवाम की आवाज़ पर लब्बैक कहना चाहिए। पाकिस्तान मजीद बर्बादी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब नून लीग अदम एतमाद के लिए पर तोल रही है और वहीं पर फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि अदम एतमाद लाने वालों के घर वालों ने उन पर अदम एतमाद कर दिया। ये लोग हमारे खिलाफ क्या अदम एतमाद लाएंगे, लेकिन अपोजिशन कोशिशों में अभी भी लगी हुई है और अवामी हलकों में हुकूमत को करप्ट और नाअहल साबित करने में मुसलसल लगी हुई है। अच्छा, एहसान इकबाल साहब का क्लिप होगा, टीम चलाइएगा।
एहसन इकबाल साहब मुल्क की तबाही का बाकायदा नोहा पढ़ रहे थे, हुकूमत को करप्ट तरीन हुकूमत कर दे रहे थे। अच्छा हुकूमत का ऐसा मानना है कि अपोजिशन हुकूमत के हर इकदाम के खिलाफ जाकर खुद आवाम के सामने एक्सपोज हो रही है। और जैसा कि एहसन इकबाल साहब भी ने माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स से जो मुलाकात है उसको भी आड़े हाथों लिया। हुआ कुछ यूँ कि जब बिल गेट्स पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से इमरान खान साहब और बिल गेट्स की मुलाकात की तस्वीर जारी की गई, जिसमें देखा जा सकता है कि वज़ीर आज़म अपनी नशिस्त पर विराजमान है जबकि मेज़ की दूसरी तरफ बिल गेट्स बैठे हुए हैं। अच्छा, इस तस्वीर का वायरल होना था कि मरियम नवाज़ ने इस बैठक पर एतराज़ उठा दिया और अपने बयान में वज़ीर आज़म को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गैर मुल्की मेहमान को इस तरह से बिठाना बदतहज़ीबी और तकब्बुर है। अच्छा, इसके बाद एहसन इकबाल साहब ने भी वज़ीर आज़म के इस अमल को गुरूर पे मबनी करार दे दिया। अपने बयान में वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बिल गेट्स ना तो वज़ीर आज़म के मातहत हैं और ना ही कोई सेक्रेटरी हैं। इमरान खान को मेहमान से इज्जत से पेश आना चाहिए था। अब एहसन इकबाल का ये बयान सामने आने की देर थी कि शहबाज गिल ने जवाबी वार कर दिया। अपने बयान में उन्होंने तंज़िया अंदाज में पूछा कि एहसन इकबाल साहब, कहीं आप पिछले जन्म में सास तो नहीं थे? हुकूमत ने बिल गेट्स के दौरे को मुतनाज़ बनाने पर अपोजिशन को खूब आड़े हाथों लिया। अच्छा, देखा जाए तो बिल गेट्स को पाकिस्तान में खुले दिल के साथ खुश आमदीद कहा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने बिल गेट्स को हिलाल इम्तियाज़ देकर इज्जत बख्शी। अब सवाल ये उठ रहा है कि बिल गेट्स अगर वज़ीर आज़म के लहजे को गुरूर पे मबनी समझते तो क्या वो वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते? क्योंकि बिल गेट्स ने तो इस मुलाकात को खुशाइन करार दिया। उन्होंने ट्विटर पर दौरा पाकिस्तान की तस्वीर शेयर करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात के दौरान मुल्क में पोलियो के हवाले से होने वाली जो नतीजा खेज़ बातचीत थी उस पर उनका शुक्रिया अदा किया। और बिल गेट्स ने क्या लिखा कि जी पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर नतीजा खेज़ बातचीत के लिए इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मुल्क में पोलियो के खात्मे के अज़म की हौसला अफजाई भी करता हूँ और पूरी उम्मीद हूँ कि अगर हर कोई मोहतात हो जाए तो हम पोलियो का खात्मा कर सकते हैं। अब बिल गेट्स के इस बयान के बाद क्लियर है सिचुएशन, वाज़ेह है कि जी बिल गेट्स खुशी खुशी घर को लौटे हैं, लेकिन अपोजिशन हुकूमत के हर कदम पर अदम एतमाद का इजहार करती चली जा रही है। अच्छा, इसको देखते हुए सेनेटर फैसल हैं कि अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाने का शौक़ आज ही पूरा कर ले। ज़रा चलाएगा क्लिप। जी, तो देखा आपने फैसल जावेद साहब को सुना। हुकूमत बहुत ज़्यादा पुरएतमाद आती है और आज के जलसे ने तो वैसे भी हुकूमत को और ज़्यादा कह दें कि बूस्ट दे दिया है और हुकूमत को भी अपोजिशन की जो कमज़ोरियाँ हैं उसका अच्छे से अंदाज़ा हो गया है। और जो अपोजिशन है वो बहरहाल अपनी जगह दावे किए चले जा रही है कि जी वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, अदम एतमाद की तहरीक आएगी और हुकूमत अपने घर जाएगी, हुकूमत को घर जाना पड़ेगा, हुकूमत को गिरा देंगे। बहरहाल मेरे ख्याल से वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, देख लेते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि पहले तो अपोजिशन के जितने वो सिर्फ दावे ही साबित हुए हैं। प्रैक्टिकली वो मैं अक्सर कहती होती है कि 0 0 अंडा, कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। अब देखते हैं इस दफ़ा ये जो जितने दावे कर रहे हैं वो कितने दुरुस्त साबित होते हैं और अगर इनके दावे इस दफ़ा भी दुरुस्त साबित नहीं होते हैं फिर अवाम सिर्फ इनसे एक ही बात कहेगी कि हमारे साथ खेल तमाशा और मजाक बंद करो, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अपोजिशन जमातों का एक ही मौक़िफ़ है जी कि पीटीआई हुकूमत को किसी भी तरह से जितनी जल्दी हो सके घर भेजा जा सके और पीडीएम और पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के साथ साथ हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियां भी कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो हर बार पार्लियामेंट में अपोजिशन को हुकूमत के हाथों शिकस्त हुई और हुकूमत अपने तमाम बिल्स मंजूर करवाने में कामयाब रही है। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन से हुकूमत को शायद मुश्किल पेश आ सकती है और हुकूमत के सामने पीडीएम और पीपल्स पार्टी की जो लॉन्ग मार्च है और ये खासतौर पर तहरीक अदम एतमाद जैसे चैलेंज का सामना है। अच्छा, अब देखना होगा कि हुकूमत कैसे इन मुश्किलात से निपटती है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ और चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी सेनेटर फैसल जावेद साहब। फैसल, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। फैसल, मरियम नवाज़ ने यह दावा किया जी कि पीटीआई में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और ये बन चुका है, बल्कि वो कहती हैं, और अब तहरीक अदम एतमाद ज़रूर कामयाब होगी। तो अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। अगर हम आप लोगों के वज़रा को देखें, पीटीआई के वज़रा या आप लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टीवी पर आते हैं, टॉक शोज़ में आते हैं, तो आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज आप लोगों का कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही होती है, तो अवाम बड़ी कंफ्यूज है। अस्सलाम वालेकुम फिजा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आगाही अवार्ड की जो आपको रिसेंटली मिला है। वेल डिजर्व्ड अवार्ड, बहुत शुक्रिया। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो उसका, बड़ी खुशी हुई है जानकर। बहुत शुक्रिया फैसल। और दूसरी चीज के कॉन्फिडेंस, उन्होंने कह दिया कि रिस्क ले रहे हैं हम, मतलब इसका मतलब है कि वो वाला कॉन्फिडेंस अब नहीं रहा जो भड़कों वाला था पहले,
और हमारे कॉन्फिडेंस की वजह यह है कि प्रैक्टिकली पहले हम साबित कर चुके हैं। माजी में जब जी वजीर आजम एतमाद का वोट ले रहे थे तब भी ये नाकाम हुए अपोजिशन वाले। कल नहीं, आज लेकर आए तहरीके अदम एतमाद। ये तहरीके अदम एतमाद जी नहीं होगा वजीर आजम इमरान खान पे, ये उन पर एतमाद प्लस हो जाएगा। और इनके मतलूबा सही नंबर से, जो मतलूबा नंबर चाहिए होता है अदम एतमाद के लिए, उससे राब्ता मुमकिन नहीं है। और ये जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, असल ठीक में है मसला क्या है? मसला सारा है उन जी जी केसेस का जो मनकती अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। ये मकसूद चपड़ासी जिसकी तनख्वाह 25,000 है, इसके अकाउंट में 3 अरब 75 करोड़ रुपए आ जाता है। ये जो केसेस हैं, मरियम नवाज के भी और शहबाज शरीफ के भी जितने केसेस हैं, अब ये मनकती अंजाम तक पहुंचने वाले कुछ अरसे में, जिसकी वजह ठीक से है उस घबराहट में ये सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, खापे कर रहे हैं, खाने कर रहे हैं। लेकिन अब मसला और कुछ नहीं है, ये चाहते हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब को ये ब्लैकमेल कर ले और इनको एनआरओ जाए, और कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, यानी चाहते हैं कि इनके केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचने से पहले किसी तरह से तहरीक अदम एतमाद लाकर हुकूमत को घर भेज दें। वो भी नहीं भेज सकते। यानी कि ये सारी जो ठीक है टैक्टिक है, हैट्रिक तो कर चुके हैं पहले, हर मैदान में ये ठीक है नाकाम हुए हैं। ये सिर्फ प्रेशर गिमिक्स है और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, ये मौलाना फजल रहमान साहब एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फैसल साहब, वो कह रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने हुकूमत के पीछे से हाथ उठा लिए और इसलिए पीटीआई को केपीके में शिकस्त भी हुई है और अब तहरीक अदम एतमाद में भी पीटीआई का कोई साथ नहीं देगा। फिजा जी कोई फैसल चीज रह नहीं जाती जो इन्होंने बोली ना हो या ट्राई ना की हो। कोई चीज रह नहीं जाती वैसे। जी जी और ये कुछ भी बोल देते हैं। जब ठीक एक चीज नहीं चलती दूसरी बोल देते हैं, दूसरी नहीं चलती तीसरी बोलते हैं, तीसरी नहीं चलती चौथी बोल देते हैं। तो इनकी बातें ही हैं। प्रैक्टिकल जब मैदान में बारी आती जी है तो हादी भी हमारे साथ खड़े होते हैं। आपने देखा कि बिल्कुल हर जगह पे जी, जब मुन्ने भी, सलाह साहब ने वाज़ेह कह दिया था, उन्होंने कहा हम आपके साथ खड़े हैं। जी और वो साबित भी करते हैं, आज भी हमारे जी साथ खड़े हैं, कल भी हमारे साथ खड़े होंगे। और ठीक है इंशाल्लाह आप देखेंगी ठीक है कि अपोजिशन को बहुत बुरी शिकस्त तो हर जगह पे हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये जो मौलाना साहब ने बातें करनी शुरू कर दी हैं, फैसल, आप लोग भी बड़े परेशान हुए होंगे। वो मौलाना साहब जो कहते थे कि हर हाल में 23 मार्च को महंगाई मार्च होगा, ये महंगाई मार्च करके दम लेंगे, अब वो अचानक से सिर्फ तहरीक अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हो सकता है कि हमें मार्च करने की ज़रूरत ही पेश ना आए, तहरीक अदम एतमाद पहले आ जाए और हुकूमत पहले घर चली जाए। इसकी क्या वजह नज़र आती है आपको? इसकी वजह यह है कि पब्लिक इनके साथ नहीं निकल रही है, तैयार नहीं है, मोबिलाइजेशन हो ही नहीं सकी है। अब इनका मसला यह है कि इन्होंने पहले भी देख लिया कि पब्लिक तो इनके साथ निकलती नहीं है, तो मार्च वाली कहानी तो खत्म। पहले इनके इस्तीफे बन गए लतीफे, ठीक और है अब अदम एतमाद में भी आज लग रहा है कि वो कहते हैं हम शायद रिस्क ले लें। इसका मतलब है कि अब रिस्क पे आगे हैं। पहले तो कहते थे कि हमारे साथ इतने लोग हैं, उतने लोग हैं। इनका बनना कुछ भी नहीं है। इनका मतलूबा नंबर से राब्ता मुमकिन नहीं है। और मतलूबा नंबर किसके है? मतलूबा ठीक है। नंबर है जनरल अच्छा जनरल जी इलेक्शन का, और वो होंगे 2023 में अक्टूबर के महीने में। और ठीक वहां पर आए मैदान में और फिर इन्हें शिकस्त होगी। सही सही, यानी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इंतखाबात 2023 में होंगे आपके मुताबिक। हुकूमत कॉन्फिडेंट है अपनी जगह। अच्छा फैसल साहब, ये ब्लूमबर्ग और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में, मईशत के बारे में बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया, बहुत मुस्बत रिपोर्ट किया गया, लेकिन अपोजिशन का मानना है कि जी IMF के हाथों मुल्क को बाकायदा बेच दिया गया है, महंगाई आसमानों पर पहुँच गई है। तो ये कहते हैं इसलिए जब भी हम बाहर निकलेंगे तो अवाम हमारे साथ होगी। यानी महंगाई कार्ड आप समझ लें कि वो एक वाहिद कार्ड है जिसको ये पत्ते के तौर पे फेंकना चाहेंगे 11th आवर पे, या कैश करवाना चाहेंगे। तो आपके पास इनके बाहर निकलने से पहले महंगाई को कंट्रोल करने की कोई हिकमत अमली स्ट्रैटेजी, क्योंकि बहरहाल महंगाई एक ऐसा इशू जिस पे आप लोग भी परेशान हैं और महंगाई अवाम की दुखती रग है, किसी भी तरह कह लिया जाए है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, है। और हम पहली हुकूमत है जो रियलाइज करती है कि वाकई में महंगाई है। आज महंगाई है, कोरोना की वजह है, दुनिया पूरी में महंगाई है। अमेरिका में 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया, यूके में 20 साल का टूट गया, जर्मनी में टूट गया, पाकिस्तान में भी महंगाई है। नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। और अगले 2 से 2.5 महीने में महंगाई तेजी से नीचे भी जाएगी। लेकिन इनका मसला महंगाई नहीं है, इनका मसला महंगाई नहीं है, इनका मसला वो केसेस है। पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई 23% पे चली गई थी।
PMLN के दौर में थ्रू आउट जो उनकी जो रही है महंगाई, एवरेज जो महंगाई रही है वो हमसे कहीं ज्यादा ऊपर 14% रही है। हम 8.7 पे है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं महंगाई है। आपने जो रिपोर्ट्स की बात की, 5.37% ग्रोथ ये वर्ल्ड बैंक कहता है, और बावजूद कोरोना के जहाँ दुनिया पूरी में ग्रोथ जो है नीचे गई है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग ने कहा कि सस्टेनेबल इनकी ग्रोथ है। फिर इकोनॉमिस्ट ने 3 साल लगातार पाकिस्तान को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन के अंदर रखा, टॉप 3 कंट्रीज में जिन्होंने तेजी से रिकवर किया कोरोना के बावजूद। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 5.37% पे पाकिस्तान की ग्रोथ रही, बावजूद कोरोना के जहाँ पूरी दुनिया में ग्रोथ रेट नीचे गया है। ब्लूमबर्ग कहता है कि सब्सटेंशियल ग्रोथ हुई है पाकिस्तान। इकोनॉमिस्ट कहता है 3 साल लगातार पाकिस्तान टॉप 3 कंट्रीज में रहा है जिन्होंने कोरोना से तेजी से रिकवर किया, जिसके माशियत ने। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट भी आपके सामने है कि उन्होंने कितनी पजराई की। इन सब को तकलीफ ही है कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत कामयाब हो रही। ठीक है। अच्छा फैसल, पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है, आपको पता है PDM से पहले स्केड्यूल हो चुका है, तो हुकूमत इनको इस्लामाबाद आने देगी? पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम जी। ये कोई अगाई अच्छा, पीपल्स पार्टी सब कह रहे हैं मोस्ट वेलकम जी। इनको कौन से अगाई अवार्ड्स मिलते हैं? आपको अगाई अवार्ड मिला आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। इन्होंने जो मुल्क का 3 साल हशर किया, ये आए यहाँ तो इनके छोटी छोटी से अपने लोगों को जबरदस्ती ये लेकर के आएंगे, गाड़ियों में भर भर के जबरदस्ती लेकर के आएंगे, और कुछ नहीं होगा। हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो कहते हैं मोस्ट वेलकम। और अगर वहाँ पर इनको कंटेनर चाहिए और धरना वरना देना है तो हम कंटेनर देने को भी तैयार हैं। अच्छा फैसल साहब, मेरे पास आखिरी 1 से 1.5 मिनट है, तो जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से मैं सवाल पूछना चाहूंगी। जहांगीर तरीन ग्रुप ने जो हुकूमत का साथ ना देने का ऐलान किया है, तो PTI के लिए मुश्किल हो सकती है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि पिछली बार भी जब बिल्कुल ऐसा माहौल एक बना था, तो आपने देखा वो हमारे PTI के साथी हैं सारे, वो हमारे साथ खड़े हुए थे और उन्होंने बुज़दार साहब के ऊपर बड़े कॉन्फिडेंस का मुजाहरा भी किया था। और अभी भी आप देखेंगे कि जब कोई ऐसा वक्त आएगा तो वो हमारे साथ ही होंगे, हमारे वो PTI के लोग हैं। लेकिन एक सूरत में पीपल्स पार्टी और PMLN को इमरान खान साहब NRO देने को तैयार हैं, और वो सूरत है कि अगर ये पीपल्स पार्टी भी और PMLN की लीडरशिप जो है अपने बैरून मुल्क जो असासे हैं वो बेचें, पाकिस्तान ट्रांसफ़र करें, सरे महल, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जो अरबों रुपए की बाहर की जदादें हैं, औलादें हैं, टब्बर हैं, सब जो है वहाँ पे पाकिस्तान ट्रांसफ़र करें तो आके ले लें। ठीक है जी, इस सूरत में NRO देने के लिए तैयार है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 8 मार्च को पाकिस्तान में ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर औरत मार्च का एहतमाम किया जाता है, लेकिन इस बार ये जो ख़वातीन का आलमी दिन आने से पहले ही वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब ने औरत मार्च के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ख़त लिखा है और मुतालबा किया है कि जी औरत मार्च में इस्लामी तालीमात का तमस्खर और मजाक उड़ाने की इजाज़त ना दी जाए। जबकि औरत मार्च की इंतज़ामिया का कहना था कि ये लोग नहीं चाहते कि ख़वातीन अपने हकूक़ पर बात करें। उनके मुताबिक इस खत का मकसद हमारे मुतालिबात को मुतनाज़ बनाना, हमारी आवाज़ को दबाने का बहाना है। अच्छा नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर के ख़त के बाद एक बहस जारी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जी औरत मार जाए, जबकि एक तबका औरत मार्च के हक़ में भी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 मौजूद मेहमान मौजूद हैं। अनीस हारून साहिबा, सीनियर रहनुमा विमेन एक्शन फोरम, बहुत शुक्रिया आपका अनीस साहिबा ज्वाइन करने के लिए, और मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अनीस साहिबा, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आती हूँ। अनीस साहिबा, ये जो अभी ख़त लिखा गया है वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म साहब को औरत मार्च के हवाले से, क्या आप लोग उनके मुतालबे मानने को तैयार है? वो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जी जो तमस्कर उड़ाया जाता है उसकी इजाज़त हम नहीं देंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि उनके समझने में गलती हुई है जो हमारे वज़ीर मज़हबी अमूर हैं, और वो अभी तक इसको पिन पॉइंट ही नहीं कर सके कि क्या चीज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ है या किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर ये कहना कि भाई
हम पे तशद्दुद ना किया जाए या मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उसका मतलब ये है कि आप उसका एहतराम करें। ये तो इस्लाम ने भी कहा है कि औरत पे तशद्दुद करना जायज़ नहीं है, उसको बाल पकड़ के घसीटना, मारना, पीटना, उसका रेप करना, नाक कान काटना, हाथ तोड़ देना, पाँव तोड़ देना, इसकी क्या इस्लाम ने इजाज़त दी है? अगर औरतें ये कह रही हैं कि इसके किस्म के काम करने का आपको कोई हक़ नहीं है, आप हमारे जिस्म का एहतराम करें, तो इसमें कौन सी बात ऐसी है जिसमें हम ये कह सकते हैं खुदा न खास्ता कि ये इस्लाम का या मजाक उड़ाया जा रहा है या मजहबी शायर का? ये तो हमारे मज़हब ने भी कहा है। हमारे मज़हब ने कहा है कि दोनों एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे की इज्जत करें। अच्छा, तो मैं निसा नहीं भाई, समझती ये कि खत्मे की भी इसमें मुतालिबा कोई किया ऐसी गया है बात कि आप लोग जिसका हिजाब एक डे भी बतंगड़ मनाएं। बनाया जा रहा है। आप लोग ठीक है, अच्छा वो ये चाह रहे हैं, खत में मुतालिबा भी किया गया कि आप लोग नहीं, हिजाब क्यों डे भी बनाए मनाएं, हिजाब खासतौर डे? पर जो भारत देखिए, में जिसका मुसलमान जी खवातीन चाहे के वो साथ हो रहा हिजाब डे है। बनाए, एक जिसका पैगाम जी ना चाहे चाहे वो हिजाब डे ना मनाए, ये कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। और 8 मार्च खवातीन का यानी दिन आप इस है, चीज़ तो के उनको खिलाफ है कि डिसाइड हिजाब डे, करने आप दें। आप कह रही हैं हिजाब डे नहीं मनाना चाहिए उन खवातीन को सपोर्ट करने के लिए जो भारत की खवातीन है जिनको नहीं, हिजाब मैं लेने कह पर रही हूँ इतना कि भाई जिसका दिल मुश्किल वक्त का चाहे सामना वो करना हिजाब पड़ डे मनाए, जिसका जी चाहे वो औरत मार्च करे। इसमें वज़ीर मजहबी उमूर का दखल कहाँ से आ गया? अभी इंतज़ार कर लें, देखें वज़ीर आज़म साहब खुद इनको क्या जवाब देते हैं। वो तो ख़वातीन के वोट से ही ठीक आए है, हैं और अच्छा, उनको ठीक तो है। बहुत ज़रूरत होती है ख़वातीन के वोट की। ठीक है अनीस साहिबा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मुफ्ती हनीफ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने अनीस साहिबा को भी सुना, उन्होंने हिजाब डे के हवाले से जो मौक़िफ़ दिया वो भी आपने सुना और बाकी भी उनकी राय सुनी। तो ये जो वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल कादरी साहब ने ख़त लिखा है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? सलातो वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरमा डॉक्टर फिजा साहबा, कुरान मजीद कुरान रशीद में कई मकामात पर है, मैं उनमें से एक मकाम तिलावत करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। और दूसरी जगह है ला तक़रबुल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। कुरान हमारे लिए नमूना हयात है, हमारे लिए मुकम्मल इसके अंदर ज़ाब्ता हयात मौजूद है। जो पाकिस्तान के अंदर 8 मार्च को आपने जो कहा कि औरत डे मनाया जाता है, हमें ना तो किसी एक हवाले से किसी जिन्स के हुकूक को उजागर करने के हवाले से कोई इख्तिलाफ है, ना किसी मुआशरती बुराई को उजागर करने के हवाले से अगर कोई रैली या कोई मार्च किया जाए तो हमें उससे कोई इख्तिलाफ है। असल इख्तिलाफ तो ये है कि अगर शरीयत का नाम लेकर मैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ या मैं रियासत के खिलाफ या मैं हुकूक इंसानी के खिलाफ कोई नारा लगाऊं, कोई एक्ट करूं, तो क्या मुझे इजाजत देगा मुआशरा या आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं उस शरीयत के या इस्लाम के नारे के पीछे मैं गैर शरी काम करूं? फिर लाल मस्जिद के अंदर भी तो शरीयत के निफाज का नारा लगा था, तालिबान ने भी तो शरीयत के निफाज का नारा लगाया। गैर शरई काम कौन सा है, जरा आप बताएं तो सही। एक है शरीयत पास, अच्छा, एक है अनीस साहिबा कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे। नारा देना। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कौन सी गैर शरई बात है जिसको ख़वातीन कह रही हैं कि आप करें, या ये कि वो कौन सी गैर शरई बात कर रही हैं? क्या औरत का मारपीट या उसको रेप करना, उस पर तशद्दुद करना, उसके साथ हमदर्दी ना करना, उसके साथ किसी काम को किसी चीज़ को शेयर ना करना, ये क्या सब चीज़ें इस्लाम के खिलाफ है? जी, मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूँ। बुनियादी तौर पर तो डॉक्टर फिजा साहबा, आपने खुद अभी अपनी गुफ्तगू के दौरान और अभी आपने कहा कि कुछ ऐसे स्लोगन हैं जो मैं नेशनल टीवी पर जुबान पर नहीं ला सकती, कुछ ऐसे नारे दर्ज हैं उन प्ले कार्ड पर जो औरत नहीं, वो मुझे बताए ना, लाएं जुबान पे। हम सब बालिग लोग हैं, ऐसी क्या चीज है जो जुबान पे नहीं ला सकते? तो मेरा अर्ज करने का यही मकसद है कि इस्लामी माशरे में आपकी सोच की बात है ये, पर आप बदतमीजी, बदतहजीबी, फहाशी को और यानी को आप फरूज दें तो उसमें कैसे इजाजत दी जा सकती है? फिर पाकिस्तान में वो कौन सा तबका है कि जो औरत तो वो जुमला क्या है, वो कौन से चीजें हैं जिनको आप जुबान पे नहीं ला सकते? मैंने तो कह दिया अनीस साहिबा बार-बार पूछ रही है कि वो कौन से जुमले हैं, वो कौन से नारे हैं। जिस्म का एहतराम करें, तो उसमें कौन सी ऐसी बात है? मोहतरमा, आप डॉक्टर फिजा आप नहीं उनको बयान कर सकी तो मैं नेशनल टीवी पर कैसे बयान कर सकता हूँ कि लो कर लो बिस्तर, किसी और से गर्म करवा लो,
या मैं अब वो जुबान पर नहीं ला सकता। क्या हम यहाँ पर पागल बैठे हुए हैं पूरी कौम कि आप औरत के हुकूक के नाम पर फहाशी, क्योंकि आप जानते ही नहीं कि क्या जबान पे लाना है। आप जो है ना महज एक सोच की अक्कासी कर रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम के जज्बात को आप जनाब उनको भड़काएं, तो ये आप क्या नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? आप थोड़ी तर्जुमानी करते हैं खवातीन की। जी हम अल्हम्दुलिल्लाह उन खवातीन जिनके लिए कुरान और सुन्नत शरीयत हमारे आइन ने जो उनको रियासत ने हक दिए, हमने हर वक्त नहीं तो जो हिजाब डे बनाना चाहती है दे मोस्ट वेलकम, वो बनाए। या किसी औरत का यह मुतालबा करना कि मैं चाहूँ तो 4-4 दोस्तों से यारी रखूं, मैं चाहूँ तो 5-5 मर्दों से ताल्लुक रखूं, मैं चाहूँ तो बाप के सामने अपने बॉयफ्रेंड घर में बुलाऊं, और मेरा शोर मैं अगर चाहूँ तो मैं जिससे मर्जी। ये तो एक बहाना है। जो खवातीन हिजाब डे बनाना चाहती हैं उनका हक है, वो जरूर बनाए। उनको कौन मना कर रहा है? हक है कि उसको विरासत में से हक दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किस चीज को, ये तो आप पॉइंट आउट ही नहीं कर सक रहे हैं किस चीज को। किस दिन औरत के लिए ये हक में उसकी आवाज उठाइए कि पाकिस्तान के अंदर औरतों को विरासत से मारूम रखा जा रहा है। आप मुझे बताएं कि क्या रेप नहीं हो रहे, क्या मारपीट नहीं हो रही, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लड़कियों को मार के रेप करके पंखों से नहीं लटका दिया गया? और फिर आप कहते हैं कि इस्लामी मुल्क है, हमें शर्म आनी चाहिए कि आज तक कोई कातिल इस तरह के गिरफ्तार नहीं हुए। अगर आप देखें तो हमारा कन्विक्शन रेट जो है वो 2-3% है, सब छूट जाते हैं, कोई इंसाफ नहीं है। फिर कैसे आप कह सकते हैं कि ये इंसाफ है या इस्लाम है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप गड़बड़ न करें। हुकूक की जहाँ तक बात है, हुकूक को बयान करें। जो औरत के हुकूक नहीं, फाहिशाओं और बदकाराओं के हुकूक हैं, उनको आप औरत का नाम मत दें। हमें इससे इख्तिलाफ है। अरे भाई, औरत के हुकूक हो, मर्द के हुकूक हो, लेकिन बात यह है कि किसी के जिस्म पे तशद्दुद करना इस्लाम ने कभी भी कहीं भी इसकी इजाजत नहीं दी है मर्दों को। बिस्तर गर्म करने करवाने, 4-4 दोस्तों से यारियां लगाने, 3-3 मर्दों की तरह 4-4 शादियों के लिए नारे स्लोगन लगाने, या तस्वीरें। अरे ये किसी ने नहीं कहा, कहाँ मुझे बताएं। ये गलत बात है। ये आप लोग अपनी तरफ से मन घड़त चीजें बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई जवाज है ही नहीं। जो बात आप कर रहे हैं इसमें दखल देने की जरूरत ही नहीं है मर्दों को। ना आप पाकिस्तान की खवातीन को रिप्रेजेंट करते हैं, ना आप जानते हैं कि आप क्यों मुखालफत कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। ये डिबेट आने वाले दिनों में भी इसी रहेगी जिस तरह आप इस प्रोग्राम में देख रहे थे, और आने वाले दिनों में भी हम इस पे बात करते रहेंगे। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।